नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम CDP के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है NCF 2005। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? NCF 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो NCF 2005, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात इंग्लिश, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। बताइए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात NCF 2005 एक दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि बालक को क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए। तो NCF 2005 में क्या बताया गया है? सिलेबस बनाने का काम इसका है। सिलेबस कैसे बनाया जाए और सिलेबस को कैसे फॉलो किया जाए, यही NCF 2005 बताती है। NCF 2005 के कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, देख लेते हैं। पहला है कि ज्ञान का स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। मतलब ज्ञान को सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं रखना है। बच्चे का जो ज्ञान है वह बाहरी जीवन से कैसे जोड़ा जाए, बाहर में मतलब उसका जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उसको ज्ञान से कैसे उस समस्या से वो निपट ले, ऐसे हमें पढ़ाना है कि जो बाहरी जीवन में समस्या आए उसको भी ज्ञान से निपटा जा सके। यही कहता है NCF 2005 अर्थात ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से हमें जोड़ना है। सेकेंड है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। सेकेंड क्या है? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो सेकंड में क्या बताया जा रहा है कि रटना नहीं है, बच्चों को रटवाना नहीं है कोई भी टॉपिक, उसको ऐसे समझाना है कि वह समझ ले, चीज़ों को समझ ले और कंठस्थ नहीं करवाना है हमें। अगला है कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, और ऐसी पाठचर्या ना हो कि बुक ही केंद्र हो। केंद्र कौन होना चाहिए? केंद्र बच्चा होना चाहिए, केंद्र शिक्षार्थी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, केंद्र कौन होना चाहिए? केंद्र स्टूडेंट्स होना चाहिए। ऐसी ना हो कि बुक ही केंद्र हो। जो पाठचर्या है, जो उसका करिकुलम है, उसकी जो केंद्र है, उसका जो सेंटर है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो, वो क्या हो? स्टूडेंट सेंटर्ड हो। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। आगे, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, और जो विद्यालय में शिक्षा दी जाए उसको गतिविधियों से जोड़ा जाए। अर्थात कभी करके सीखने पर बल दिया जाए, कभी खेल द्वारा शिक्षा, कभी शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा दी जाए। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा शिक्षा दी जाए, ये बताया जा रहा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। मतलब इसमें क्या है कि कुछ नेशनल वैल्यूज जो हमारी है, जो मतलब थोड़ा सा नैतिक शिक्षा भी दी जाए, ऐसे दिए जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गान का आदर करें, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय झंडा आदि का आदर करें। तो ये राष्ट्रीय मूल्य हैं ये कुछ, और इनके प्रति बच्चों को क्या बनाना है? आस्थावान, उनको फॉलो करें, ऐसे स्टूडेंट्स हमें तैयार करने हैं। ये अगला पॉइंट था NCF 2005 का। कुछ प्रमुख सुझाव भी दिए थे NCF 2005 ने। चलिए अब उसको देख लेते हैं, NCF 2005 के प्रमुख सुझाव। पहला है कि बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ कर गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि बालक को सक्रिय रूप से पढ़ाना चाहिए, वह स्वयं से चीज़ों को जाने और सीखे, गलतियां करे, गलतियों को फिर सही करे, गलतियां करे, चीज़ों को तोड़े लेकिन चीज़ों को फिर बनाए और गलतियों को स्वयं ही सुधार ले। ऐसी शिक्षा में देनी चाहिए कि बालक सक्रिय रूप से एक्टिव हो, बालक की जो शिक्षा हो वो एक्टिव रूप से हो और स्वयं से चीज़ों को करे, और करे अगर गलती हो रही है तो फिर से उसको सुधार के फिर से चीज़ों को समझ ले और कॉन्सेप्ट अपने आप खुद तैयार करे। दूसरा, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है? सक्रिय है। सीखना सक्रिय मतलब सीखना लर्निंग एक्टिव होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, केवल निष्क्रिय रूप से नहीं पढ़ना है। सीखना क्या है? एक्टिव होना चाहिए और सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला है, सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। मतलब यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने में यांत्रिकता क्या नहीं होनी चाहिए? कि किसी भी चीज़ को हमें बार बार रटवाना नहीं है। बार बार रटवाने का मतलब है कि आप एक शिक्षक के रूप में असफल हो रहे हैं और शिक्षार्थी भी सही ढंग से शिक्षा उसकी नहीं हो रही है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, और सीखने को ऐसा ना हो कि बच्चे डर के कारण पढ़े या फिर अनुशासन के कारण पढ़े। ऐसा हो कि बच्चे को आनंद आ रहा है, इस प्रकार से पढ़ाया जाए, बच्चे को मज़ा आए, बच्चे को संतुष्टि मिली कि हाँ आज मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मुझे अब सुकून मिला है। ऐसी बच्चे की पढ़ाई हो कि बच्चे को अंदर ये सारी फीलिंग आनी चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगहें महत्वपूर्ण बन जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। और जो बालक
ऐसा ना हो कि बालक के जीवन का केवल जो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध है वो केवल स्कूल तक ही हो। बालक को स्कूल जैसा भी हो, बालक का घर, बालक के आसपास का परिवेश कैसा है, यह सब शिक्षक के अंदर होना चाहिए। शिक्षक इन सब से सम्मिलित रूप से होना चाहिए। और बालक की जो भाषा है, बालक की जो संस्कृत है, बालक के आसपास का जो पड़ोस है, बालक का जो समाज है, उसको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। उसके बारे में भी शिक्षक को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या दिया गया? अगला पॉइंट दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या की सभी गतिविधि भाषा व गणित को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। और प्राथमिक स्तर पे 2 विषयों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है, 2 चीज़ों को, कि बच्चे बोलना सीख लें, बच्चों की भाषा अच्छी हो जाए, और बच्चों की गणित, 2 विषयों पे ज़्यादा ध्यान देना है, भाषा और गणित प्राथमिक स्तर पे। आगे है बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। अगला एनसीएफ ने क्या कहा था कि जो बहुभाषा शिक्षा होती है, बहुभाषिक कक्षा होती है, उसमें त्रिभाषा सूत्र अपनाना चाहिए, 3 भाषाएं उसमें होनी चाहिए। आगे एनसीएफ ने बताया है कि भाषा के 4 कौशल भी होते हैं। एनसीएफ ने 4 कौशल भाषा के भी बात की है, भाषा के 4 कौशलों की बात की है। वे कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। भाषा के 4 कौशलों की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्यान रखिएगा, भाषा के 4 कौशलों की बात की गई है। उसमें क्या है कि 2 को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है, 2 को अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना और पढ़ेंगे। अगर हम सुनेंगे और पढ़ेंगे तो चीज़ों को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रहणात्मक कौशल। और अगर हम बोलेंगे या लिखेंगे तो अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कौशल 2 प्रकार के होते हैं, ग्रहणात्मक, सुनना और पढ़ना, और लिखना और बोलना क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बच जाए। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार की सूचना को ज्ञान ही माना जाए। ज्ञान के कुछ है अपने कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ज्ञान का मतलब एक वो होना चाहिए, दायरा होना चाहिए कि हाँ इसे हम ज्ञान मान सकते हैं। ऐसा ना हो कि सारी प्रकार की सूचनाओं को बच्चों को पढ़ाई देनी चाहिए, सारी चीज़ें समझा देनी चाहिए। कोई भी सूचना आए तो उसको ज्ञान के रूप में बच्चों को दे दिए जाए, इससे बच्चों में एक्स्ट्रा बर्डन ही बढ़ेगा। अगला पॉइंट क्या है? विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात की ओर से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो जो कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इन प्रकार के शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। मतलब बच्चे सजा पाने से भी जो डरते हैं, उस काम को भी हमें नहीं करना है। ऐसा ना हो कि बच्चे जो अपने काम को कर रहे हैं वह सजा पाने के डर से, सजा ना मिले इसलिए कर रहे हैं, और पुरस्कार मिले इसलिए भी काम को वो ना करें। जो ज्ञान ले रहे हैं पुरस्कार मिलने के लिए भी ना करें, और सजा पाने के डर से भी ना करें, और हमें इस भावनाओं को सीमित करना है। आगे है कि जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, मतलब शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ कुछ और भी जो गतिविधियाँ होती हैं, उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना है, उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना है। अगला पॉइंट एनसीएफ ने बताया कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें जो हैं वह शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मतलब अगर आपकी जो स्कूल है उसमें विशाल किताबें हैं, पाठ्यक्रम अगर बड़ा है, सिलेबस आपका बड़ा है और बुक्स आपकी मोटी हैं, तो ये आपके विद्यालय की, आपके शिक्षक की असफलता बताती है। ये आपके शिक्षक की असफलता बताती है। आगे, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। ऐसा नहीं है कि मूल्यों का उपदेश दिया जाए कि बेटा आपको राष्ट्रगान जब होने लगे तो आपको खड़ा होना है, लेकिन आपके 2-3 शिक्षक बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल उसका उपदेश नहीं देना है, आप खुद उसको प्रकट करिए, आप खुद ऐसा वातावरण बनाइए कि सब लोग उसको खुद फॉलो करें। जब बच्चे टीचर्स को, बाकी पेरेंट्स को और प्रिंसिपल को, सबको देखता हुआ करेंगे तो वो खुद उन मूल्यों को करेंगे। जब एक बच्चा है वो अपने जब पेरेंट्स को देखता है कि वो आपका पेरेंट्स है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को जब देखता है कि नल का पानी अगर टोटी खुली है तो उसको बंद कर रहा है, तो बच्चे के अंदर भी भावना होती है कि पानी वेस्ट हमें नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार इसमें बताया जा रहा है कि मूल्यों को हमें उपदेश नहीं देना है, उसका वातावरण हमें सृजन करना है। और अगला पॉइंट बताया एनसीएफ ने, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्या हो कि मनोरंजन ना हो, सौंदर्य बोध मतलब कि बच्चों को आनंद मिले, ऐसे बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। मतलब जो नई चीज़ें आ रही, नवाचार का अर्थ क्या होता है? नया आचार मतलब नए परिवर्तन। तो जो शिक्षण क्षेत्र में नए परिवर्तन हो रहे हैं वह शिक्षक के पास जल्द से जल्द पहुँचने चाहिए, जैसे कि बच्चों को उन पर प्रयोग कर सके एक शिक्षक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। जो आसपास का परिवेश है
उसको एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त कीजिए। कोई अगर मान लीजिए आप एक शिक्षक के रूप में हैं, आपको कोई आवश्यकता है और वह आसपास का समुदाय उसकी पूर्ति कर सकता है, तो आप उसमें हिचकिचाइए नहीं, उसको एक संसाधन के रूप में देखिए। और अगला पॉइंट क्या है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। और निर्धारण पाठ्यक्रम का कैसा होना चाहिए, मानसिक योग्यता कैसी है बच्चों की और योग्यता और मानसिक स्तर कैसा है। आगे देखते हैं, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। और पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए कि बालक के चारों ओर से विकास हो। ऐसा नहीं हो केवल उसका बौद्धिक ही विकास हो, उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए, भाषागत विकास भी उसका होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण अर्थात चहुमुखी विकास हो। और सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अमीर का ही बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा ना पढ़े, या फिर दिव्यांगजन बच्चे नहीं पढ़ सकते। ऐसा वातावरण सृजन करिए कि समावेशी शिक्षा हो, सभी बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिलकर पढ़ें। इसमें एनसीएफ ने ये भी बताया है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 5 विधियों पर अधिक जोर देता है। देख लेते हैं, करके सीखने पर ज़्यादा जोर देता है। करके सीखने मतलब लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ क्या है, बच्चों को चीज़ों को करने देना चाहिए और करके वो खुद सीखेंगे। एनसीएफ 2005 इस पर जोर देता है। दूसरा, निरीक्षण विधि पर जोर देता है, मतलब बच्चों को निरीक्षण करने दीजिए। किसी भी चीज़ का बच्चों को निरीक्षण करने देना चाहिए कि पानी कैसे भाप बन रहा है, भाप बन के कैसे उस वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश होती है, तो बच्चे को निरीक्षण करने देना चाहिए। परीक्षण भी बच्चों को करने देना चाहिए। सामूहिक विधि, एनसीएफ इसकी बहुत ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट इसको करता है। सामूहिक विधि जो होती है, मतलब बच्चे जो कुछ भी दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, उसमें समूह में उसको करने के लिए बोलिए, इससे सामूहिकता बच्चे के अंदर आएगी। और मिश्रित विधि 5वीं ऐसी विधि है जो एनसीएफ 2005 बहुत ज़्यादा जोर देता है। आगे देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपाय द्वारा बच्चा हेतु सहायक है। मतलब इसमें एनसीएफ 2005 क्या बताता है कि शिक्षक का दृष्टिकोण, इसमें ये हेडिंग है, शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक क्या है, ज्ञान का स्रोत नहीं। कैसा नहीं, शिक्षक ज्ञान देता है। शिक्षक क्या करता है, सहायता करता है। शिक्षक सुगम करता है। सुगम करता मतलब कि चीज़ों को आसान करने वाला है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक चीज़ों को आसान करने वाला है। और ये क्या करता है कि सहायता करता है बच्चों की। ध्यान रखिएगा, यही इसमें कहा गया है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।